आप देख रहे हैं आजाद बोल इंडिया का हेडलाइंस शो। आज है 7 नवंबर 2024। मैं हूं आदिल खान आजाद। दुनिया के सबसे बड़े अखबारों से चुनी गई सबसे बड़ी खबरों में आज आप देखेंगे जर्मनी में सरकार गिरने की नौबत आई। पिछले हफ्ते ही चांसलर ने इजराइल को हथियार देने की कसम थी खाई। हिजबुल्लाह चीफ नईम कासिम ने किया दावा, कहा हमारी ही होगी फतह, इजराइल खाएगा शिकस्त। हिजबुल्लाह ने नई बैलिस्टिक मिसाइल बरसाई, कई इजरायली इलाकों में मचाई तबाही। अल-कस्साम ब्रिगेड ने टैंक और मिलिट्री व्हीकल्स उड़ाए। आईडीएफ ने बेत लाहिया तक ऑपरेशन के दायरे बढ़ाए। और ट्रंप की जीतते ही रूस ने कहा अमेरिका से बात करने को तैयार। उधर शी जिनपिंग ने ट्रंप को भेजा पैगाम, कहा साथ मिलकर रहते हैं ना भाईजान। तो ये थी हेडलाइंस, और हेडलाइंस के साथ ही कुछ बिग अपडेट्स आपको दे रहा हूं। फिर खबर, इजरायली फौज का कहना है कि नॉर्थ गजा के लोगों को घर वापस आने नहीं दिया जाएगा। ये बहुत बड़ी खबर है। अल जजीरा में अपडेट्स आई थी, मैं आपको कट टू कट दे रहा हूं। नॉर्थ गजा के लोगों को घर वापस नहीं आने दिया जाएगा, उनकी घर वापसी नहीं होगी। क्या प्लान इजराइल का पता नहीं। उधर गजा की हेल्थ मिनिस्ट्री ने ब्लड डोनेशन के लिए और मेडिकल डेलीगेशंस को भेजने के लिए अपील की है। कहा है हमारे पास घायलों को चढ़ाने के लिए खून नहीं है, हमारे पास मेडिकल फैसिलिटीज तो छोड़िए, मेडिकल स्टाफ की कमी हो रही है, प्लीज हमारी मदद कीजिए। इराक में रेजिस्टेंस मूवमेंट ने इजराइल पर हमला किया है, ड्रोन ऑपरेशन चलाने का दावा किया है। कहा है कि हमने कई इलाकों में उनकी तबाही मचाई। इजरायली फौज का यह कहना है कि उसने जबालिया में 50 आतंकवादियों को मार गिराया है। याद रखिएगा, वो रेजिस्टेंस मूवमेंट के लड़ाकों को आतंकवादी कहते हैं। बेत लाहिया पर हमले का उन्होंने एक विस्तार किया है, एक्सपेंशन किया है आईडीएफ ने। इजरायली फौज ने बेत लाहिया में एक घर पर बमबारी की, जिसमें कम से कम 5 लोग मारे गए। चलिए अब आते हैं जो आपने हेडलाइंस देखी वो, और उनसे मुतालिक या उससे अलग भी कुछ और बड़ी खबरें। पहली खबर तो जर्मनी से है। इजराइल को हथियारों की मदद का खुला ऐलान करने वाले जर्मनी के चांसलर को उस ऐलान के एक हफ्ते के अंदर ही खुद मदद मांगने की नौबत तक आना पड़ गया। जर्मनी में मौजूद हुकूमत कई पार्टियों की मुश्तरका हुकूमत है और फिलहाल उस पर मुसीबत के बादल मंडरा रहे हैं। हिंदुस्तानी जुबान में हिंदी में कहूँ तो एक साझा सरकार है, एक अलायंस की सरकार है जिस पर अब संकट के बादल मंडरा रहे हैं। जर्मनी का ये पॉलिटिकल अलायंस बुध के दिन उस दिन टूट गया जब चांसलर ओलाफ शोल्स ने अपने फॉरेन मिनिस्टर क्रिश्चियन लिंडर को बर्खास्त यानी कि डिसमिस कर दिया, कहा गेट आउट। इस डिसमिसल से यूरोप की सबसे बड़ी इकोनॉमी में राजनीतिक अस्थिरता पैदा हो गई। डोनाल्ड ट्रंप के अमेरिकी सदर के इलेक्शन जीतने के कुछ ही घंटों बाद यह कदम उठाया गया और इसके चलते जर्मनी में हुकूमत गिरने और इमरजेंसी इलेक्शन करवाए जाने तक की नौबत आ गई। अभी तक ओलाफ शोल्स कह रहे थे नहीं राइट टू डिफेंस है, इजराइल को हम हथियार भेजेंगे, लेकिन वो फैसले कैसे लेंगे? लग रहा है कि वो चांसलर रह ही नहीं पाएंगे जर्मनी के। फ्री डेमोक्रेट्स पार्टी एफडीपी के फॉरेन मिनिस्टर क्रिश्चियन लिंडर को बर्खास्त करने के बाद चांसलर शोल्स अपनी सोशल डेमोक्रेट्स और दूसरी सबसे बड़ी पार्टी ग्रीन्स के साथ अब अल्पमत सरकार को लीड करेंगे। उन्हें कानून या कोई भी फैसला लेने के लिए संसद में, पार्लियामेंट में बहुमत की मेजॉरिटी की जरूरत होगी। 15 जनवरी को हो सकता है वो अपनी सरकार का फ्लोर टेस्ट करें पार्लियामेंट में। देखते हैं कि क्या होता है, वो फ्लोर टेस्ट पास कर पाते हैं या नहीं। लेकिन हालात जो हैं उस पर मुझे एक शेर याद आ रहा है, हुबाब बहर को देखो वो कैसे सर उठाता है, तकब्बुर वो बुरी शय है कि फौरन टूट जाता है। बढ़ते हैं आगे। बात हिजबुल्लाह के नए सेक्रेटरी जनरल बने, नए चीफ बने कासिम की, नईम कासिम, शेख कासिम। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने ये कहा है कि जो लोग हसन नसरल्लाह के रास्ते पर चल रहे हैं उनके हिस्से में सिवाय फतह के कोई और चीज़ नहीं आएगी। हमने हसन नसरल्लाह से जो सीखा है वो सब कुछ हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं इस जंग में, और इजराइल को सिर्फ शिकस्त का निवाला खाना पड़ेगा। फतह का जाम सिर्फ हमारे हिस्से आएगा, हम जश्न मनाएंगे। हिजबुल्लाह के सेक्रेटरी जनरल ने ये वादा भी किया कि रेजिस्टेंस की विक्ट्री होगी, प्रतिरोध की विजय होगी, और आने वाले दिनों में इजराइल के लिए बहुत टफ दिन, बहुत मुश्किलात आने वाली हैं। क्या आने वाली हैं पता नहीं, लेकिन हिजबुल्लाह ने कल ज़बरदस्त और बड़े हमले किए। हिजबुल्लाह ने कल एक नई मिसाइल से अटैक किया और तेल अवीव से लेकर हाइफा तक के कई इलाकों को दहलाया। मैंने आपको पिछले वीडियो में था बताया कि इतने बड़े हमले थे कि अगर मैं पढ़ता नहीं
اوپر نام کی کس جگہ ہوا ہے، تو مجھے لگتا ہے یہ غزہ کا منظر ہے۔ حزب اللہ نے ایسی ہی تباہی مچائی، ایسی ہی آگ لگائی اسرائیل میں، اور جو ٹروپس تھے، اسرائیلی فوج تھی بارڈر کے قریب، ان سب کو دہلا دیا، انہیں کھدیڑا بھی، ان پر بھی حملے کیے، یہ المایدین کی رپورٹ بتاتی ہے۔ یہ میزائل کون تھی، اس کا نام میں آپ کو بتا دیتا ہوں، فاتح 110، پہلے بھی بتایا تھا۔ فاتح 110 نام کی بیلسٹک میزائل، شارٹ رینج بیلسٹک میزائل، اسے SRBM شارٹ رینج بیلسٹک میزائل کہتے ہیں۔ اس سے بدھ کے روز بڑے حملے کیے ہیں۔ خبریں بننے میں اور ویڈیو پروف آنے میں وقت لگتا ہے، تو یہ ویب سائٹس چھاپتی ہیں جب، تو ہم آپ کے لیے پھر سے لے آتے ہیں خبر۔ حزب اللہ نے فاتح 110 جو پریسیجن گائیڈڈ میزائل ہے، پریسیجن گائیڈڈ میزائل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کا ٹارگٹ سیٹ ہوتا ہے، جگہ پر جا کر گرتی ہے، بالکل ایکوریسی ہوتی ہے۔ اس کے بارے میں جب میں نے پڑھا تو ارنا کی خبر میں لکھا تھا کہ اس کی لینتھ جو ہے وہ 8.5 میٹر کی۔ اب 8.5 میٹر لمبا کوئی بم، میزائل بم ہی سمجھیے، اور اس میں 500 کلو کا وار ہیڈ، آگے بارود لگا ہوا، 500 کلو کا، 8.5 میٹر لمبا، اور اس کے بعد 300 کلومیٹر کی رینج چھوڑو، وہ تو قریب ہے، لیکن پریسیجن میزائل ہے، ٹارگٹ کے بالکل پاس گرتی ہے، ٹارگٹ پہ گرتی ہے۔ اس کی جو ایکوریسی ہے وہ 10 میٹرز ہے۔ اگر ہم نے یہاں کا دیا ہے تو ہو سکتا ہے بس 10 میٹرز دور ہی گرے، لیکن 500 کلو کا بارود جس میں لگا ہوگا وہ 10 میٹر تو چھوڑیے، 200 میٹر تک بہت کچھ تباہ کر دے گا۔ تو اس میزائل کا استعمال حزب اللہ نے پہلی مرتبہ کیا ہے۔ یہ اسرائیل کا ایک فوجی ہے جو کل مارا گیا، اس کی تصویر ہے، اور یہ جو ہے اویوم، جہاں پر میں نے بتایا تھا پچھلے کہ بہت برا حملہ کیا، آگ واگ لگا دی، تباہ کر دیا بہت سا حزب اللہ نے علاقہ، اپر گلیلی میں، وہاں یہ لڑکا جو اسرائیل کی فوج میں تھا مارا گیا، اس کی تصویر ہے۔ اچھا، اسرائیل نے حملے نہیں کیے، تباہی نہیں مچائی، ایسا تو نہیں ہے۔ وہ جب تباہی مچاتا ہے تو بہت بڑی تباہی مچاتا ہے۔ تو اسرائیل نے کیا کیا، کچھ نئی اسٹرائکس کی بیروت میں، اور یہ کافی زیادہ بیروت کے اندر کا علاقہ تھا، راجدھانی کے، یہ پہلی بار ہوا، اور ایون رفیق حریری انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے پاس اسرائیل نے حملے کیے۔ تو اسرائیل کے ان حملوں میں 40 لوگ مارے گئے، 40 لوگ۔ ہم نے آپ کو ایک اسرائیلی فوجی کے مارے جانے کی خبر دکھائی، ادھر 40 لبنانی مارے گئے۔ خبر تو سر دکھانی پڑے گی، کیا ہیں، کیسی میزائل ہیں، راکٹ ہیں، کیا ہیں، آپ وہ اندازے لگاتے رہیے، میرا کام تو آپ کو خبر دینا ہے، دونوں طرف کی دیں گے۔ فلسطینی ریزسٹنس موومنٹ کیا کر رہے ہیں، عز الدین القسام بریگیڈ کیا کر رہی ہے، نارتھ غزہ میں لگاتار وہ مورچہ سنبھالے ہوئے ہے IDF کے ساتھ، IDF ان سے مورچہ سنبھالے ہوئے، دونوں میں لڑائی ہو رہی ہے۔ ابھی یہ خبر ہے کہ انہوں نے ایک اور مرکبہ ٹینک اڑا دیا ہے اسرائیل کا، القسام بریگیڈ نے، حماس کی، اور کئی گاڑیوں کو تباہ کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ المایدین کی رپورٹ بتاتی ہے کہ القدس بریگیڈ نے بھی جبالیہ میں کئی آپریشنز چلائے، جو کہ فلسطینی اسلامک جہاد کا ملٹری ونگ ہے القدس بریگیڈ۔ انہوں نے الفقورہ ایریا میں اینٹی ٹینک گائیڈڈ میزائل مشین گنز کا استعمال کیا۔ تو اسی میں فلسطینی ریزسٹنس موومنٹ نے مرکبہ ٹینک اڑایا ادھر، انہوں نے کیے، ساری ہیڈ لائن میں اس المایدین میں آپ کو سب مل جائے گا۔ دا ٹائمز آف اسرائیل کی ہیڈ لائن بتاتی ہے کہ IDF نے اپنے آپریشن کا دائرہ بڑھا دیا ہے۔ نارتھ غزہ میں جو وہ حملے کر رہی تھی، آفینسو موڈ میں تھی IDF، اسے اب ایکسپینڈ کرتے ہوئے بیت لاہیہ تک لے گئی ہے، اور یہ کہا ہے کہ ہمارے پاس انٹیلیجنس ہے کہ حماس وہاں پر آپریشنز چلا رہا ہے، وہاں سے چلا رہا ہے، اس لیے ہمیں بیت لاہیہ کو بھی اجاڑنا ضروری ہے، جیسے کہ نارتھ غزہ کو اجاڑا ہے۔ یہ میں تھوڑا اپنی طرف سے لفظ جوڑتے رہا ہوں۔ نارتھ غزہ میں وہ عوام کو واپس نہیں لوٹنے دے رہی اسرائیلی فورس، اور اسے تباہ کرے جا رہی، اسپتال سب تباہ ہو گئے، اور اب لگ رہا ہے کہ وہی کہانی جبالیہ ریفیوجی کیمپ کے بعد بیت لاہیہ میں بھی دیکھنے کو ملے گی۔ یہاں پر اٹیک بھی کیے اسرائیلی فورس نے، کچھ لوگوں کے مارے جانے کی خبر ہے۔ ایران نے یونائٹڈ نیشن جنرل اسمبلی سے اسرائیل کو سسپینڈ کرنے کی مانگ کی ہے۔ ایران کے جو انوائے ہیں UN میں، انہوں نے ایران کی طرف سے یہ اپیل کی کہ جس طریقے سے اسرائیل غزہ اور لبنان کے لوگوں پر حملے کر کے وار کرائم جیسے جرائم اور انسیڈنٹس جو انجام دے رہا ہے، اس کی بنا پر اسے UNGA سے برخاست کر دینا چاہیے۔ یہ سب اور بہت سی دلیلیں دی گئی ہیں۔ اچھا، کل امریکہ میں آپ کو پتہ ہے کہ
एक नया निज़ाम कायम होने का इशारा साफ मिल गया कि डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो अब अगले सदर होंगे। जनवरी में वो अपना ऑफिस संभालेंगे। जो बाइडेन का जब टर्म पूरा हो जाएगा, डोनाल्ड ट्रंप दूसरी बार सदर बनेंगे। लिहाजा अब रूस जो है, उन्होंने देख लिया कि जो बाइडेन के दौरे सदारत में यूक्रेन के साथ जंग शुरू हुई, कोई हल नहीं निकल पाया। जिस तरीके से इजराइल की मदद कर रहा था बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन, वैसे ही यूक्रेन की भी कर रहा था। तो अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप को रूस की तरफ से, व्लादिमीर पुतिन के दफ्तर की तरफ से ये पैगाम गया है कि हम बात करने को राज़ी हैं, हम बात करने के ख्वाहिशमंद हैं। अगर बात अच्छी की जाए और कोई फैसला सही निकल सके तो हमें बात करने से एतराज़ नहीं। पुतिन ने कहा कि हम डायलॉग्स के लिए ओपन हैं। क्रेमलिन के स्पोक्स पर्सन ने ये बात कही है। तो अब देखते हैं दिमित्री पेस्कोव की इस बात पर, या उन्हीं के लफ्ज़ हैं, लिहाजा पुतिन के लफ्ज़ों पर किस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप देखते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ रूस के दिल में अमेरिका को लेकर ये वलवला उठ रहा है, बल्कि चाइना भी ये चाहता है कि वो भी अमेरिका के साथ मिलकर चले। अब चूंकि दुनिया को पता है कि डोनाल्ड ट्रंप नए सदर बनेंगे फिर से, अब जो है चाइना की तरफ से, शी जिनपिंग की तरफ से, चाइना के सदर की तरफ से पैगाम गया है डोनाल्ड ट्रंप को कि भाई बहुत मुबारकबाद आपको, और अब क्यों ना ऐसा करें कि हम मिलकर काम करें। चाइना एंड यूएस मस्ट गेट अलोंग। चाइना और अमेरिका को मिलकर चलना चाहिए, ये शी जिनपिंग की तरफ से कहा गया है। ट्रंप को पैगाम भेजा गया है, यानी हमें, और कहा गया है कि हम अपने डिफरेंसेस जो हैं, हमारे इख्तलाफात जो हैं, उन्हें क्यों ना सुलझा लें, उनका क्यों ना इफ़ेक्टिव मैनेजमेंट करें, और कम्युनिकेशन को, डायलॉग को और मजबूत करते हुए हम अपने बीच जितनी गलतफहमियां हैं या जितनी भी खामियां हैं उसे दूर करने की कोशिश करते हैं, साथ चलते हैं, ये अमेरिका ने कहा। और बहुत से लोगों को ये लगता है कि ये रूस या चीन मिडिल ईस्ट में कुछ करेंगे। चाइना से तो बिल्कुल तवक्को मत रखिए, सब बनिए हैं, सब अपनी अपनी दुकान के लिए काम कर रहे हैं। चाइना नहीं पंगे में पड़ने वाला। हालांकि उनका उधर ताइवान को लेकर मसला अमेरिका से चल रहा है, इसलिए शी जिनपिंग चाह रहे हैं कि देखो हम लोग सुलझा लेते हैं। अब शी जिनपिंग ताइवान नहीं छोड़ेंगे और अमेरिका भी ताइवान को नहीं छोड़ेगा, तो इसलिए दोनों एक दूसरे को नहीं छोड़ेंगे। ये सब चलता रहता है, कोशिशें होती हैं कि सुलझ जाएं, लेकिन मिडिल ईस्ट में चाइना कुछ कर देगा, कुछ नहीं। आपको पता है कि ये चाइना, रूस कितने मिलिट्री साजो सामान बनाते हैं अमेरिका और ब्रिटेन की तरह। सोचिए अगर जंगें बंद हो जाएं, जंग बंद हो जाएं, कॉन्फ्लिक्ट्स बंद हो जाएं, तो ये फैक्ट्रियां बंद हो जाएंगी। समझिए, जब तक जंग है, खून खराबा है, तब तक इनके सामान बिकते रहेंगे, इकनॉमी बूम करती रहेगी। बहुत शुक्रिया अच्छा शो देखने के लिए। खुश रहिए, सलामत रहिए। दुनिया टुडे हमारा दूसरा चैनल, वहाँ वीडियो रिपोर्ट्स आने लगी हैं। उस प्रोग्राम का नाम हमने रखा है तस्वीर समाचार। तो वहाँ पर तस्वीरों के साथ, वीडियोस के साथ देखिए क्या हो रहा है जंग में। बहुत शुक्रिया।